कैसे हो सब? बढ़िया। तो देखो अभी तुम्हारा रिसेंटली एक टेस्ट हुआ था, तो देखो उस टेस्ट में सबकी परफॉर्मेंस बड़ी बेकार आई है। ठीक है, मैं खुश नहीं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूं जिसके अंदर क्या होंगे, अपने पास जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं मैं उसको तुमको एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास टेस्ट के, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे तुमको लिखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो तो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या था, इट इज डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो देखो मोमेंटम क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं मोमेंटम के बारे में, डायरेक्ट मोमेंटम, तो व्हाट इज मोमेंटम, दैट मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। तो देखो मेरे पास मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है मेरे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। जहां पर बात करें तो देखो जो मोमेंटम है इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है P, और बात करूं इसके फॉर्मूले के बारे में तो वो क्या होता है, डेट M इंटू में V, तो हम क्या लिखते हैं, डेट P इक्वल्स टू mv। ठीक है, साथ साथ में पूछा गया है इसकी SI यूनिट। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो वो होती है मेरे पास, देखो क्या, तो देखो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी SI यूनिट भी क्या हो जाएगी मेरे पास केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, हर एक जो भी हम टर्म पढ़ने वाले फिजिक्स में, उनकी SI यूनिट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलत होगा तो तुम्हारे आधे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट ब्रांच। क्या होगा अगर मैं एक ट्री की ब्रांच को बहुत तेजी से हिलाता हूं तो उसके पत्ते गिर जाते हैं, तो इसका रीजन क्या है, सबको पता है। देखो क्या है, ट्री जो है अपने पास रेस्ट पे है, जैसे ही मैं उसको हिलाता हूं तो क्या होता है, हिलाने की वजह से जो उसकी ब्रांच है वो मोशन में आ जाती है, बट उसको रहना किसमें है, रेस्ट में रहना है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो पत्ते हैं वो गिरकर नीचे आ जाते हैं। अब इसको लिखना कैसे है आंसर को, चलो देखते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज द ट्री एंड its branch are in state of rest, but due to vigorously shaking its branch, it came into motion, but due to inertia of rest, the leaf fall from the branch। तो यहां पे अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन खत्म होता है जो कि 4 मार्क्स का था। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो ये हो गया, सबका समझ में आ गया, चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, यहां पे मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, राइट इट्स एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और जो उसका एक्सप्रेशन है ये अपने को लिखना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो अगर बात करूं मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो इसको अगर मैं एकदम इजी में डिफाइन करूं, तो वो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो कि मोशन की वजह से आ रही है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहां पे द एनर्जी विच इज possessed by an object due to motion, इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, केई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केई बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज
हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या है मेरे पास, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब यहां पूछता है इसकी डेरिवेशन, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन कम से कम 3 मार्क्स में आएगी। तो चालू करते हैं डेरिवेशन के लिए। ठीक है, देखो तो डेरिवेशन की स्टेटमेंट सबके पास नोट्स में लिखी होगी। ठीक है, तो हम इसको एकदम इजी वे में, ठीक है, डिफाइन करते हैं कि डेरिवेशन में कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो वर्क डन क्या होता है, दैट वर्क डन W, दैट इज F इंटू एस। वर्क डन क्या है मेरे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम दो अलग अलग इक्वेशन। एक क्या है मेरे पास, दैट इज न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। ठीक है, दैट F इक्वल्स टू m इंटू ए। सेकेंड क्या है मेरे पास, दैट इज थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है मेरे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से s की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो यहां पर क्या करेंगे, f की वैल्यू और s की वैल्यू को दोनों को हम कर देंगे क्या, सब्स्टिट्यूट इस पहली इक्वेशन के अंदर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या होगा, दैट वर्क डन इक्वल्स टू f इंटू एस है। f किसके बराबर है, m इंटू ए। s किसके बराबर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। a से a कट जाएगा, क्या मिलेगा मेरे को, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब अगर मैं इसको बाहर निकाल लू 2 को, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो जब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि जो अपने पास बॉडी है वो किस में होती है, रेस्ट में होती है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, u को रख देंगे 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, हाफ mv स्क्वायर। अब ये पर देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर है वर्क डन के बराबर है। बट यहां पे जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके बराबर होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस वर्क डन को रिप्लेस करके काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है, जो इसकी जो इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है, दैट अ बुलेट ऑफ मास 80 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसको करते हैं एक बार, इसको देख लो सब। ठीक है, चलो फिर चालू करते हैं उसको लेके। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है कि मेरे पास एक बुलेट है, गोली है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास गोली है, इस गोली का मास कितना है, तो ये दिया है सिर्फ 80 ग्राम। क्या दिया है, 80 ग्राम। वहीं जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी वेलोसिटी है जिससे मैं इसको फायर कर रहा हूं, वो कितना है, वो है 80 मीटर पर सेकेंड। और मेरे को क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब देखो अगर हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, दैट हाफ mv स्क्वायर। अपने को मास चाहिए और क्या चाहिए, वेलोसिटी। बट क्वेश्चन में अपने को मास भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है, तो अपना काम तो आसान है। बट यहां पर ना चीज के ध्यान देने पड़ेगी। ध्यान क्या देना है कि मास किस में है, ग्राम्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मास जो ग्राम में दिया है इसको करेंगे चेंज किस में, किलोग्राम में। तो देखो क्या होगा, 80 ग्राम है किसके अंदर, किलोग्राम्स में। तो सिंपल सबको पता है कि 1 ग्राम में कितना होता है, 1/1000 kg होता है। तो 80 ग्राम्स में क्या हो जाएगा, डेट 80 अपॉन 1000 दैट इज 0.08 kg। कितना, 0.08 kg यहां पे डाल दो। दैट हाफ मास कितना है, 0.08, वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 80 का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 0.08 इंटू 80 इंटू में 80। यहां से हटाया कितना आ जाएगा नीचे, 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बाकी 2 से किसको काट देंगे,
4 आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, 4 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 4 इंटू 64 दैट इज 256 जूल। तो यहां पे जो मेरे पास एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 256 जूल। ठीक है, तो यहां पे अपने पास अपना सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। देख लो सब एक बार, हो गया। चलो फिर अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दैट अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्या है, एक बैटरी है, मेरे पास एक बैटरी है। ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी है, चश्मे वाला नहीं है। ठीक है, और ये मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बैटरी से मैंने क्या किया है, दो तार यहां पे कनेक्ट किए हैं, और ये बैटरी क्या कर रही है, इस बल्ब को लाइट कर रही है। तो बताओ एनर्जी का चेंज कैसे कैसे हो रहा है। अब ये बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स। क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स। तो केमिकल्स की वजह से इस बैटरी के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और फिर जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से क्या होगा, जो ये बल्ब है ये ग्लो करेगा। और जब बल्ब ग्लो करेगा तो ग्लो करते ही बल्ब के पास आएगी दो एनर्जी, कौन कौन सी, एक तो लाइट एनर्जी और साथ साथ में एक हीट एनर्जी। तो ये है मेरे पास क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी व्हेन अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। ठीक है, देखो बी पार्ट क्या है मेरे पास, 1 जूल ऑफ एनर्जी है ना। तो देखो 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो देखो 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है, तो पहले लिखते हैं इसकी इक्वेशन, दैट 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1 वॉट अपॉन 1 सेकेंड। जब 1 वॉट एनर्जी अपने पास खर्च हो किसमें, 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी कहते हैं। बस इतना लिखा था आप देखो, व्हेन 1 watt of energy used in 1 second is called 1 जूल। हालांकि 1 जूल को हम एक तरीके से और डिफाइन भी कर सकते हैं, दैट इज एक और क्या है, देखो जब क्या हो, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और बॉडी क्या करे, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे। कि क्या है कि मेरे पास ये एक बॉडी है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं कितना, 1 न्यूटन, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं बॉडी क्या करे, उसी डायरेक्शन में अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको भी हम 1 जूल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास दो एनर्जी है, हम किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान। अरे तुम लोगों ने गलत कैसे कर दिया टेस्ट के अंदर ये, चलो जी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, डेट लैंप कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लैंप है और ये लैंप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और कितनी है वो है मेरे पास 1000 वॉट। और टाइम कितना है इसका, टाइम है 10 सेकेंड। क्या निकालना है, पावर। क्या निकालना है, पावर। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डेट पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी कितना है 1000, टाइम 10, काटो कितना आ गया 100 वॉट। खत्म क्वेश्चन। इसे भी लोगों ने मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका ना काम चलेगा। चलो जी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डेट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन द्वारा दिया गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको देखते हैं। तो देखो जो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। जो कि बेसिकली होता क्या है, डेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to external and balance force।
कि अगर किसी भी बॉडी का मेरे को अगर मोमेंटम चेंज करना है तो मोमेंटम चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब बाहर से मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन के द्वारा दिया गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहां पे देखोगे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट F इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, m क्या है मेरे पास, मास, और a क्या है मेरे पास, एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की एक्सलरेशन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है इसकी डेरिवेशन, तो देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। ठीक है, क्या है डेरिवेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लो एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m। एक बॉडी जिसका मास क्या है, m। अभी उसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कितना है उसका, u। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लिखूं स्टेटमेंट तो देखो कुछ इस तरीके से होगी, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड आफ्टर सम टाइम t force F is applied on the body and its velocity changes to v। ठीक है, तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, उसकी शुरुआती वेलोसिटी क्या है u। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाते ही जो ये ऑब्जेक्ट है क्या करेगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी, कुछ ना कुछ आगे मूव करेगी। तो जो ये वेलोसिटी है जो कि पहले क्या थी, u थी, अब वो क्या आगे, अब वो चेंज हो गई है v। क्या हो गई है, चेंज हो गई है v। तो देखो क्या लिखेंगे, तो यहां पे जो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है, क्या, इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम pi, वो क्या हो जाएगा, डेट m इंटू यू, दैट इज mu। और जो मेरे पास फाइनल मोमेंटम है दैट इज pf, दैट इज m इंटू v, दैट इज mv। अब यहां पे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब समय के साथ मोमेंटम कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है। तो उसके इसमें क्या लिखेंगे, तो देखो मोमेंटम को चेंज करने के लिए किसकी नीड पड़ी, फोर्स की। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन में टाइम, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, वो अपने मोमेंटम चेंज कर रहा है। तो यहां पे देखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अगर बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, u है। ठीक है, v माइनस यू अपॉन में t। अब देखो अगर तुम सबको याद हो तो जो मेरे पास मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, डेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब यहां पे देखो अगर मैं a को निकालू तो a क्या हो जाएगा, डेट v माइनस यू अपॉन में t। तो यहां पर क्या करेंगे, इस v माइनस यू बाई टी को हम क्या करेंगे, a से डिस्प्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में a, दैट इज f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m a। अब जो ये साइन है मेरे पास, ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इस साइन को हटाने के लिए हम कोई वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट। तो मान लो यार, तो मैं टेक k एज अ कांस्टेंट, कि मैंने एक k ले लिया अल्फाबेट जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा, दैट f इक्वल्स टू के एम ए, और जो k की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू 1 इंटू एम ए। तो क्या हो गया, f इक्वल्स टू एम ए। तो कुछ इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो यहां पे अपने पास होते हैं 4 क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्सल वेव एंड डिफाइन वेवलेंथ
एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब ये एक सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन था, क्या है कि अपने को एक वेवलेंथ ड्रॉ करना है। तो ये देखो जी, ये मेरे पास क्या हो गया, दैट इज मीन पोजीशन, और यहां पे अपने को एक वेव ड्रॉ करनी है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक वेव ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, तो ये वेव का जो मेरे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको वो क्या बोलेंगे, क्रस्ट, और जो नीचे का पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। ये क्या है मेरे पास, क्रस्ट। ऐसे ही इस वेव के लिए ये भी क्या है मेरे पास, क्रस्ट। थोड़ा वेव को आगे, ठीक है, और एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये भी क्या हो गया मेरे पास, ट्रफ हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या पूछता है, डिफाइन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, कि जो ये मेरे पास दो क्रस्ट है, इन दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर जो ये दो मेरे पास ट्रफ है, इन दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखो, तो वेवलेंथ की डिफाइन क्या लिखेंगे हम, दैट वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ, तो सिंपल सा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। वेवलेंथ को हम दिखाते हैं एक सिंबल से, जो कि मेरे पास एक सिंबल क्या है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, तो जो वेवलेंथ का सिंबल है वो सिंबल क्या है मेरे पास, दैट इज लैम्डा। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो ये होती है मीटर, क्योंकि ये भी जो है अपने पास क्या है, एक टाइप से डिस्टेंस है, और हर एक डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है अपने पास, मीटर होती है। सेकंड पूछता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो जो ये वेव है इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, क्या जो ये मैक्सिमम हाइट है, इसी वेव की मैक्सिमम हाइट को भी हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर तुम ऐसे डिफाइन करोगे तो देखो, एम्पलीट्यूड ये क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और हाइट ऑफ अ वेव, इसी को क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड। अब देखो, ये भी अपने पास एक क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल होगा इसका ए। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो पॉइंट डिफाइन कर दिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, थर्ड क्या है मेरे पास, तो थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में जो ये वेव है ये कितने ऑसिलेशन बना रहा है। अब ये ऑसिलेशन क्या होता है, दैट इज 360 डिग्री, सिंपल भाषा में कहें तो कितना, 360 डिग्री। अब तुम एक वेव को देखो, ये वेव के अंदर ये 90 डिग्री है, तो यहां से लेके यहां तक दैट इज 90, फिर यहां से लेके यहां तक इट इज अ एंगल, पूरा कितना हो गया ये 180। ऐसे अगर मैं यहां मूव करूं थर्ड फेज में, तो ये भी कितना होगा 90, दैट इज 180 प्लस 90 270, और फिर अगर मैं इस 90 को और जोड़ लूं तो कितना हो गया, दैट 180 प्लस 180 कितना 360। ठीक है, तो जब एक वेव क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। तुम इसको ऐसे देख सकते हो, ये मेरे पास अप साइड है, ये डाउन है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अगर मैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको यहां से लेके यहां पे लेके आ जाऊं, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, और अगर ये सर्कल बन गया तो कितना एंगल हो गया, 360। तो फ्रीक्वेंसी है क्या, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, दैट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में वेव कितने ऑसिलेशन बना रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब देखो, फ्रीक्वेंसी की जो मेरे पास सिंबल है, वो सिंबल क्या होता है, दैट इज हर्ट्ज, जिसको हम HZ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये तो इसकी ऐसी यूनिट है, सॉरी, ये इसकी SI यूनिट है। सिंबल क्या होता है इसका, तो वो होता है न्यू, दैट इज NU, न्यू। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो देखो, टाइम पीरियड क्या है,
कितना समय लग रहा है एक वेव को ये ऑसिलेशन पूरा करने में, दैट द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड दैट टाइम पीरियड इज नोन एज दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना। तो दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सिंबल हो जाएगा टी। ठीक है, और साथ में जो इसकी एस आई यूनिट है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो जी।